हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप सबको जो पहला चैप्टर है साइंस में मिरर यानी दर्पण, गोली दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों कि यूपी बोर्ड में 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना से अच्छा आपको मैं वीडियो भेज सकूँ और समझा सकूँ। तो ये जो शोर होता है बैकग्राउंड में, उसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है। चलिए चलते हैं। ये हमेशा, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो ये सब होते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो दर्पण की बात हम करते हैं, गोली दर्पण की बात करते हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात करते हैं? गोली दर्पण की बात करते हैं। तो यानी स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स। पहला जो मिरर होता है बच्चों वो कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और जो दूसरा जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है प्यारे बच्चों। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। ये हमारे कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण होता है प्यारे बच्चों। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये मिरर या गोली दर्पण यानी अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो कि अंदर की ओर दबा होता है, जिसका जो बाहरी जो सरफेस होता है बच्चों वो खुरदरा होता है, जो अंदर का जो सरफेस होता है वो चमकीला होता है, ठीक। जो बाहर वाला जो सरफेस होता है प्यारे बच्चों, क्या था बच्चों? ये लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का एक लेप लगा दिया जाता है। और जो ये अंदर की होता है, अंदर की तरफ होता है, वो हमारा होता है एक चिकना सरफेस, ठीक। और ये दूसरा जो सरफेस होता है बच्चों, ये वाला, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। जो बाहर का जो सरफेस होता है यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों इसमें, तो यहां से जो ये सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है, इस पर हम लोग अपेंड कर देते हैं। कैसे? लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का एक लेप लगा दिया जाता है। स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है वही अवतल दर्पण का भी सेंटर होता है, सेम, क्योंकि जो इसका सेंटर है वही इसका भी सेंटर होता है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता, देखिए इसको हम अगर हम एक ऐसे सबसे पहले गोल बना लें, ऐसे गोला खींच लें, तो देखिए गोले में ही तो रेडियस होती है। ये गोल बन गया, गोला बन गया। तो ये जो सेंटर होता है इस अवतल दर्पण का, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये हमारा होता है अवतल दर्पण का पोल होता है, यानी इसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इस ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की जो बीच की दूरी होती है उसे हम आर कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पे रफ कर दें, ऐसे रफ कर दें, ठीक है। अब ये वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है, आधी दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोकस पॉइंट से। क्योंकि अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में जो रेडियस ऑफ कर्वीचर का अगर आधा कर देंगे, आधी दूरी ले लेते हैं, तो वो हमारी उस दर्पण की फोकस दूरी के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण में दो पॉइंट फिक्स होते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वीचर, एक फोकल पॉइंट होता है। अब आपको समझना इसमें है कि इस फोकल पॉइंट से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस जो प्रिंसिपल एक्सेस, ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब होता है वह रेखा, वह प्रकाश किरण जो दर्पण के
वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच से होकर जाती है, जो दोनों को मिलाती है। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या फोकस पॉइंट को, तीनों बिंदुओं को जो मिलाती हुई जाती है, इस ध्रुव से टकराती है, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देते हैं तो वही हमारा फोकस पॉइंट हो जाता है। जैसे इस दूरी को डॉट 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 आगे बढ़ा दें, अगर हम इसे सेंटर मानते हैं बच्चों, तो ये जो हमारा होता है पॉइंट आगे प्लस का एक्सेस, ये ऊपर हमारा होता है प्लस का वाई एक्सेस, इसी के नीचे हम लोग मान लेते हैं माइनस का वाई। पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को जैसा कि हमें बताया, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम पीछे की डिस्टेंस नाप रहे हैं इसलिए माइनस एफ। इस पोल से वक्रता त्रिज्या के बीच की डिस्टेंस को हम लोग नापेंगे आर से नापते हैं, यानी त्रिज्या को आर से, यानी माइनस आर। इसका अर्थ हो गया पोल से हम जितनी भी पीछे की डिस्टेंस नापते हैं वो सभी माइनस, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार डिस्टेंस ले रहे हैं। ये बच्चों समझ में आया? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। कहा जाएगा कि एक अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अब कौन सा दर्पण? सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का बच्चों देखिए किस तरफ ये झुका हुआ है, ये गोला किस तरफ झुका? इस तरफ झुका हुआ है। देखिए अवतल दर्पण में गोला किस तरफ झुका? इस तरफ झुका हुआ है। ये हम मान लेते हैं जब इस तरफ झुका हुआ तो इसका एक सेंटर होता है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हम पोल है, तो पोल से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी कितनी दी है बच्चों? 40 सेंटीमीटर दी है। देखिए 40 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी है? अब इस 40 सेंटीमीटर दी है, यानी आर बराबर दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। लेकिन मेन बात यह है बच्चों कि इसमें फोकस दूरी माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि हम पोल से पीछे की डिस्टेंस नाप रहे हैं। अब इसका हम आधा कर देंगे, आधा मतलब 40 था तो 20 हो जाएगा। जैसे ही 20 सेंटीमीटर होगा बच्चों, ये फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लोग F बराबर जानते हैं R/2। R का मान है -40 और 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? तो फोकस दूरी कितनी पता चल जाएगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऐसे यानी अगर हमें किसी भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या पता चल जाए तो उसकी फोकस दूरी निकालना उतना ही आसान होता है, बस में आधा करना होता है बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों चलेंगे कॉन्वेक्स। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। अभी तो बच्चों बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छे से। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है प्यारे बच्चों? ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। अभी देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये सर्किल किस तरफ घुमा हुआ? उस तरफ, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सेस है। ये कॉन्वेक्स मिरर का हम इसे मानेंगे पोल हो जाता है। अब ये देखिए ये इस तरफ घुमा हुआ, तो यानी इसका जो सेंटर होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो हम मान लेते हैं ये सी मान लेते हैं। चाहे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, हमेशा क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वीचर का जो आधा भाग होता है, मिड पॉइंट होता है, उसी को हम फोकस कहते हैं, वही मिलता है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वीचर, ये फोकस पॉइंट हो गया। तो किसी भी मिरर का जो गोली दर्पण का स्फेरिकल कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो, और तो गोली उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वीचर, एक फोकस पॉइंट। ये बदलते नहीं है। अब हम मानते हैं बच्चों, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के कोई पैरेलल लाइन प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित होती है, तो इसके जो उभरे हुए भाग से बच्चों ये क्या होता है कि यहां से ये परावर्तित हो जाती है, ये फोकस को कहीं भी नहीं कट करती है, ये भी क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने मीडियम में वापस आ जाती है, क्योंकि इसके उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। ये हमारा है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसके बाहरी भाग से परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, उसके भीतरी भाग से परावर्तन होता है।
यानी ये आपतित लाइनें होती हैं, यानी इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्ट होकर के जहां कट करेंगे वही हमारा फोकस पॉइंट होता है। फिर से समझिए बच्चों, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण, ये गोली अवतल दर्पण के जिस भाग पे जहां टकराएंगे, टकराने के बाद ये बाहर की ओर परावर्तित हो जाती है, यानी बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसके द्वारा एक बात ये पता चल जाती है बच्चों कि ये रिफ्लेक्ट होकर के जहां से रिफ्लेक्ट होती है वहीं से पीछे की डॉट 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 लाइन हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये जहां कट करेगी वही हमारा फोकस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल से वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ऐसा बच्चों? ये प्लस का आर है, ये प्लस का एफ है, ये प्लस का आर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर से हम आगे की दूरी नापेंगे तो प्लस का एक्सेस होता है, और सेंटर से पीछे की डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं तो क्या होता है? माइनस, निगेटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे हमेशा वो मिरर के पीछे ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, इन सब डिस्टेंसों को हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा? कहा जाएगा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है? 50 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी फाइंड करनी है, तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो पोल से, ये पोल हो गया, इस पोल से वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है वो आर होगी, प्लस क्योंकि हम आगे नाप रहे हैं, ये हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसलिए इस सवाल के अनुसार आर बराबर हमें जो दूरी होगी, फोकस दूरी होगी हमें क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इसका आधा कर देंगे, आधा जैसे करेंगे तो जो आधा होता है इसका वही हमारा फोकस पॉइंट होता है। यानी f बराबर हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या की जो भी डिस्टेंस होगी उसकी हम आधी कर देंगे तो वही हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। 50 वक्रता त्रिज्या दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों? 25 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये क्या कि फोकस दूरी इसकी 25 सेंटीमीटर प्लस में है और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में है। और अगर यही हमारा अवतल दर्पण होता बच्चों तो फोकस वक्रता त्रिज्या माइनस की हो जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए गोला इधर, कान इधर हो रहा है, सर्किल इस तरफ घूम रहा है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती? तो ये हम 50 सेंटीमीटर माइनस में होती बच्चों। अगर ये अवतल दर्पण होता तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट पहचानना हमें कौन सी डिस्टेंस निगेटिव है और कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव है, हमें ये पहचानना है। अगर ये कॉन्केव यानी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है कितनी है? 50 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस में लिखेंगे। तो फोकस दूरी क्या होती है? r/2 होती है। तो कितनी? माइनस का 50 अपॉन 2 जाएगा तो माइनस का 25। अभी तो इन सवालों को बच्चों हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब बच्चों हम कॉन्केव दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि जो बोर्ड में है न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है तो इमेज को याद रखना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको इमेज सही से पता है, स्ट्रक्चर सही पता है, तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा एकदम सही होगा। इसमें न्यूमेरिकल थोड़े से लॉन्ग और अच्छे पूछे जाते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई एक वस्तु है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, तो यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा? ये नेचर डिपेंड करता है। तो ऐसे सवालों के लिए हमें सबसे पहले हम आपको पूरा डीपली बता दें कि कभी भी सवाल आपका गलत ना हो। थोड़ी सी बस बच्चों क्या होता है ना कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए कि हमने कैसे पढ़ाया है। आप भगा भगा के अगर कोई भी वीडियो देखेंगे, पॉज आगे या पीछे करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है आपको। अगर थोड़ा सा आपने धैर्य बना लिया, इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका बोर्ड में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये मैं
दावे के साथ कह सकता हूँ एकदम अच्छे से क्योंकि मैं इसमें एक आपको हर एक चीज बताऊंगा कि निगेटिव क्यों। ऑल डिस्टेंस विल बी निगेटिव ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, नकारात्मक ली जाती हैं, क्यों। और इसके द्वारा जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्लस में, प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव क्यों, कब किस कंडीशन में होती है, हम सारी कंडीशन आपको बताएंगे। बस आपको अच्छे से धैर्य से क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को लगातार सही रूप में देखना। आप भगा देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला है बच्चों, ये हम मानते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में हम पूरी बात बताएंगे। कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है, वह गोली दर्पण होता है जो अपने अंदर की ओर झुका हुआ, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ये हम मानते हैं, मुख्य से मानते हैं, क्योंकि अगर इसे हम गोला है, जैसे हमने बता चुके हैं कि इसे एक गोले के रूप में लेंगे, एक सर्किल के रूप में इधर इसे बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है, जो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इसकी जो आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है, वही आधी डिस्टेंस को हम फोकस बिंदु कहेंगे या फोकस पॉइंट कहेंगे। ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर का यानी अवतल दर्पण का ध्रुव होता है ये, और इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की आपको हम परिभाषा बता चुके हैं, वह प्रकाश किरण यानी वह लाइन जो वक्रता त्रिज्या तथा पोल से के बीचों बीच से टच करती हुई मिलाती है, उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सपोज मानते हैं हम ये कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, हम कोई भी वस्तु हमारा ये ए बी हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसकी जो लंबाई को हम प्लस ओ से नापते हैं। अब इस बिंदु वस्तु से कोई एक आपतित किरण यहाँ पे टकराएगी, अंदर भाग से कहाँ टकराएगी, ये अवतल दर्पण के चिकने सरफेस से टकराने के बाद बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। जहां कहीं रिफ्लेक्ट हो गई है वो फोकस को कट करती है। इसका एक नियम होता है कि वह प्रकाश किरण जो अवतल दर्पण के चिकने तल से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पिंड को काटेगी। यानी जितनी भी लाइनें, जितनी भी प्रकाश किरण है बच्चों, नियम है ये बच्चों, ये अगर कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, प्रिंसिपल एक्सेस की जितनी भी प्रकाश किरणें, ये जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर मिलेंगी, ये जहां पे ये रिफ्लेक्ट होकर के जहां पे मिलेंगी वही हमारा फोकस पॉइंट होगा। यानी कॉनकेव मिरर का यानी अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है एक फिक्स बिंदु होता है। यानी ये जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, ऐसी जगह हम यूज करते हैं, टॉर्च लाइटों में यूज करते हैं कि पूरे प्रकाश को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, यहाँ अब दूसरी जो प्रकाश किरण लेके चलेंगे, दूसरी जो लाइन लेके चलते हैं बच्चों, वो जो लाइन लेके चलेंगे तो वो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो प्रकाश किरण होके जाती है, जो लाइन जाती है, वो अपने ही मार्ग से वापस आएगी, उसी मार्ग से टकरा के ऐसे आ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। तो फोकस जो लाइन है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को जहां भी कट कर देंगे बच्चों, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बन गया। अगर प्रतिबिंब हमारा बच्चों ये कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और कैसा बनता है, छोटा बनता है। एक बात पूरी तरह से हम लोग को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा बच्चों, हमेशा उल्टा ही बनेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा वो सीधा बनता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ये पोल होता है यानी कॉनकेव मिरर के यानी अवतल दर्पण के फोकस पोल से यानी ध्रुव से, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे इसकी जो दूरियां होंगी वो माइनस एफ होंगी। ये प्रतिबिंब की दूरी को हम v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस का v, और वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस का v। माइनस का इसलिए ले लेते हैं बच्चों क्योंकि जितनी भी दूरियां होती पोल से पीछे की ओर नापी गई, क्योंकि ये जो भी दूरियां हैं माइनस एक्स एक्सेस से नापा जाता है, ये आगे होता है हमारा प्लस एक्स एक्सेस। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई।
अब इसमें एक पॉइंट ये बचता है बच्चों, आवर्धन क्षमता। बहुत अच्छे समझिएगा, आवर्धन क्षमता की बात हम बताएंगे बच्चों। ये एग्जाम में ऐसा एक पॉइंट होता है कि बच्चों को नहीं समझ में आता कि निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी प्रतिबिंब का आकार, मेरी बात समझिएगा बच्चों, प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता, यानी इसे मैग्निफिकेशन से कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन एंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रेशियो ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इमेज का जो आकार है, हम साइज ले लेते हैं बच्चों, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अब आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज है वो माइनस आई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा है, ये वाई एक्सेस पे, ये माइनस का वाई एक्सेस होता है, और इस सेंटर से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा प्लस का वाई एक्सेस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सेस से जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी, साइज होगा, जो आकार होगा, उसे प्लस ओ से नापेंगे। m बराबर हमारा जो फाइनल आंसर आता है -i/o। दूसरा बच्चों, दूसरी तरह से मैग्निफिकेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यानी m बराबर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या जानते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या है बच्चों, माइनस का v है, यानी पोल से, यानी अवतल दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम v से नापेंगे, -v से, क्योंकि पीछे की ओर डिस्टेंस है। वस्तु की दूरी को भी बच्चों पोल से ही नापा जाता है, -u नापेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो v/u हो गया। m बराबर, m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, यानी m बराबर हमने निकाला v/u हो गया। मतलब m की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, यानी m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v/u बराबर हो जाएगा -i/o। ये माइनस इधर आ जाएगा बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लंबाई, किसी की भी वस्तु की चाहे लंबाई हो, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी को हम माइनस में नहीं नापते। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरी लंबाई नापेगा तो प्लस में नापेगा, 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर, या जो भी है किसी भी व्यक्ति की, और प्रतिबिंब की भी जो लंबाई नापी जाती है वो प्लस में ही नापी जाती है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा i/o बराबर माइनस का v/u। कुछ पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं। अगर ये हम रफ करते हैं बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बता दें, क्योंकि परीक्षा के समय हम आपको जितना अच्छे से अच्छा समझा देंगे उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब इसलिए बच्चों, जो भी वीडियो डालेंगे हम, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाएगा। तो आप आराम से यूपी बोर्ड में जितना अच्छा, या सीबीएसई बोर्ड में, जो भी बोर्ड है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हम यहाँ बताने वाले थे कि अगर मिरर है बच्चों, मिरर की बात है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जो फार्मूला आवर्धन क्षमता का रखेंगे वो माइनस का v/u होगा, जो फिक्स है। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होगी। ठीक है, इसकी प्रूविंग हम आगे नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में मायने रखते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उन स्ट्रक्चरों को आपको पढ़ा दें बच्चों। अब ये है आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर याद रखते हैं, कुछ जैसे सवाल आपके कॉपी में या बुक में लिखे होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े क्या होते हैं कि बस आपको उन सवालों को अच्छे से अपने दिमाग में याद रखना होता है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। अगर आप स्ट्रक्चर याद रखते हो बच्चों, तो इस सवाल को
ये सबसे मेन न्यूमेरिकल लगाने का सबसे मेन क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पे रखी हो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा और कहां बनता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या है और इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन क्या होती है, +1 होगी या -1 होती है। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे आता है। यह आप सभी को पता है कि ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ठीक। ये हमारा पोल हो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं पहले चीजें, क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ए बी, ये हम मानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अब इसमें एक पॉइंट आपको सभी लोग को समझना होगा, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो भी डिस्टेंस होगी हम उससे किससे नापते हैं प्यारे बच्चों, आर से नापेंगे। क्यों, -r से, क्योंकि पोल से पीछे की डिस्टेंस हमारा क्योंकि -x एक्सेस होता है इसलिए, और इससे आगे की दूरी जो हम लोग नापते हैं कोऑर्डिनेट में वो +x एक्सेस होता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होगी -r। यानी जितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, फोकस पॉइंट हो, जो भी पॉइंट होता है इस पोल के पीछे रखा जाता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हमने इसका आधा कर दिया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे समझे, इसका हम आधा तुरंत कर देंगे कि ये हमें फोकस पॉइंट पता चल जाएगा। तो 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट फिक्स होते हैं। तो यहां से हमने मान लिया ये क्या हो गया, हमारा फोकस पॉइंट हो गया। यानी इस फोकस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस, पोल से है हर दूरी नापी जाती। अब हम मानते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो रख देते हैं, तो यहां से कोई आपतित किरण जाए बच्चों तो ये रिफ्लेक्ट होकर के किसको कट करती है, फोकस को कट करेगी। अब दूसरी प्रकाश किरण लेके चलेंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे, जो प्रकाश किरण यानी जो रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के अपने मीडियम में आती है, वापस अपने मीडियम में वापस आ जाती है। अब देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर अपने मीडियम में वापस आ रही है, तो ये कहाँ कट करेगी, ये यहाँ पे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से कट करेंगे वही इमेज हमारा बन जाएगा। इमेज कैसे बनना है ये देखिए, लगभग मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये अगर ये सीधी यहाँ पे ऐसे आ जाए तो इमेज लगभग बराबर। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की लेंथ साइज को हम +O से नापेंगे और ये प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे है, इसको हम मानेंगे -I। हमने आपको बताया है कि जब जब इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है बच्चों, कैसा बनता है, वास्तविक। जैसे ही वास्तविक बनेगा, वास्तविक कैसे, किस कंडीशन बनेगा, जो ये आपतित किरण है ये जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो प्रकाश किरण खींचते हैं जहां मिल जाएगी वहीं पे प्रतिबिंब बनना, वहीं पे जहां पे कट करेंगे वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। जब जब प्रतिबिंब इस प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होगा। आभासी यानी वर्चुअल का मतलब तब बनेगा जब इस प्रिंसिपल एक्सेस के ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा ऑब्जेक्ट के सामने होगा, सीधा होगा, तब हमारा आभासी बनता है। वास्तविक हो गया, उल्टा, और कैसे, बराबर। बराबर का मतलब I बराबर यहाँ O, जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा वस्तु है, यहाँ कंडीशन। इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, पोल से हम ऑब्जेक्ट की दूरी, यही तो ऑब्जेक्ट है, इसे हम किससे नापेंगे, U से नापेंगे, माइनस। और अच्छी बात क्या है, इस पोल से इमेज कहाँ बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी सेम दूरियां है, माइनस का U भी हो जाएगा। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी एक ही पॉइंट्स पर है। यहाँ पे हमें एक चीज सीखने की ये मिलती है, U बराबर जितनी दूरी U की है वहीं प्रतिबिंब भी बन रहा है, वहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है। तो R बराबर हम लोग जैसा कि जानते हैं 2F जानते हैं, तो ऑल पॉइंट्स हमें सब पता चल जाएंगे। अगर हमें पता चल जाता है कोई भी वस्तु रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या सेम डिस्टेंस पर ही मिलते हैं। अगर हमें फोकस दूरी पता चल जाती है तो इन वस्तुओं की दूरी का क्या हम लोग कर देंगे, दुगना कर देंगे, ठीक है, मतलब आधा कर देंगे। R बराबर क्या होता है बच्चों, 2F होता है। फोकस दूरी का आधा हमारा क्या होता है, सॉरी हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हम लोग जानते हैं ना, F बराबर क्या जानते हैं, R 2F जानते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। बस
बच्चों हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना चाहेंगे। आवर्धन क्षमता क्या होता है, जैसा कि हम बताते हैं मैग्निफिकेशन, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की बात करें, उसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे, इसीलिए माइनस का आई। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बनती है, और बराबर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। आई बराबर ओ, यहाँ आई जगह हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, यानी ओ आई की जगह से हमने ओ लिखा बच्चों, माइनस ओ कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब इमेज रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, तब तक उसकी मैग्निफिकेशन निगेटिव बनेगी, इसलिए क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे रखी जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट्स ये है बच्चों कि जब कहीं भी प्रतिबिंब पता चल जाए उल्टा है या वास्तविक है, ये 2 पॉइंट पता चल जाता है, तो उसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि इमेज हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन क्षमता होती है, वो निगेटिव होगी। तभी तक आप लोगों ने देखा है कि कॉन्केव मिरर में यानी अवतल दर्पण में ऑल डिस्टेंस विल बी निगेटिव, यानी सभी दूरियां माइनस में, फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, सब दूरियां माइनस में होती हैं। कब, जब इमेज हमारा वास्तविक बना हो तब ऐसा होता है। तो उसकी -1, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर ये है बच्चों कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया तो याद रखिए कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके कभी नहीं गलत होंगे। बस आपको वीडियो को लगातार पूरा देखना है। अगर आपने भगाया तो आपके दिमाग से ये 110% उसी तरह से खत्म हो जाएगा, आपके सवाल को शायद नहीं लगा पाए। तो ऐसा है कि इमेज को सबसे पहले समझ लीजिए, अपने आप ये सारे सवाल आ जाएंगे। ये कॉन्केव मिरर है जो अंदर की ओर दबा होता है, 2-3 बार बता चुके हैं। ये हमारा पोल होता है, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी के हम एक पॉइंट मान लेते हैं, जो सेंटर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसके आधे भाग को आधा भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोकस हो जाएगा। इसको हम यहाँ मान लेंगे कि AB एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, AB यहाँ पर, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। नीचे इस ऑब्जेक्ट से वस्तु से यहाँ पे किरण आपतित किरण होगी। हमने जैसा कि बता चुके हैं आप लोगों को कि जो भी प्रकाश किरण इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट को किसको कट करेगी, फोकस को कट करती है बच्चों, ठीक। तो ये हम मान लेते हैं फोकस को कट करेगी। दूसरी रे आप कहां से लेके जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होकर के लेके जाती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं कट करेंगी। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्या नहीं कट कर रही? तो जब नहीं कट कर रही हैं तो हम लोग के लिए थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअली बनता है। कैसा? जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई बच्चों, जो आपतित किरण यहाँ से जहां से रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ से उसी लाइन को हम आगे की ओर डॉट 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 बढ़ाएंगे। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को भी हम आगे की ओर इसे डॉट 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 बढ़ाएंगे। जहां ये दोनों मिल जाएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा बच्चों। आभासी का मतलब होता है, सबसे सीधी बात होती है कि जब जब प्रतिबिंब हमारा प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर बना वस्तु के सामने बनता है तब आभासी। ये हम अपने मन से डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो उसके द्वारा एक विजुअलाइज यानी अपने मन से मान लेते हैं कि ये इमेज ऐसा बनेगा। तो पोल है, इस पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग बच्चों v से नापते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस एक्सेस है इसीलिए प्लस का v। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे नाप रहे हैं? माइनस का i, क्योंकि पीछे है। फोकस डिस्टेंस को किससे नापेंगे? -f से नापेंगे। और हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो -r।
तो तीन डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है कॉन्केव मिरर में। कौन कौन सी? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीन डिस्टेंस हमेशा कॉन्केव मिरर में हमेशा निगेटिव होंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये देखिए गोला इस तरफ घूमा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया उसी का आधा फोकस पॉइंट होता है। जब फोकस पॉइंट पता चल गया तो ऑब्जेक्ट में हम इन्हीं के बीचों बीच ही रखते हैं, तो 3 पॉइंट फिक्स हो गया। अब इसके द्वारा जो इमेज होता है, हम इमेज फाइंड करना चाहेंगे कि कैसा बनता है। अगर आभासी इमेज है तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? उसकी मैग्निफिकेशन प्लस में होती है। देखिए कैसे कि हमने आप लोग को बताया मैग्निफिकेशन का जो मेन रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर है इसलिए प्लस का आई, और ये ऑब्जेक्ट है ये प्लस का हो। पता क्या चल गया? I अपॉन O हो गया। ठीक बच्चों, अब एक दूसरी चीज ये है कि हम लोग यहां से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग किस में नापेंगे? इमेज की डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, आगे नापा प्लस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस m बराबर हमें क्या पता चल गया? माइनस का v अपॉन u। तो यहाँ m की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो m बराबर हो जाता है I अपॉन O माइनस का v अपॉन u। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम आपको नोट बता दे रहे हैं कि सवाल को कॉन्केव मिरर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो फोकस डिस्टेंस होती है ये परमानेंट है, कभी नहीं बदला। 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। अगर किसी भी सवाल में 2 गुना, 3 गुना, आधा, ढाई जो भी लिखा है वही हमारी होती है मैग्निफिकेशन होती है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस का वी अपॉन यू होता है। तो ये कभी नहीं बदलेगा। अगर दर्पण है, मिरर है तो m बराबर माइनस का वी अपॉन यू फिक्स होता है, बदलता नहीं है। और ये फोकस डिस्टेंस अगर आपको इतना आ गया है तो इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सेंड करेंगे। अब लास्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, यानी कहने का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल लाइन होगी जो पोल, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका हम आधा करेंगे फोकस पॉइंट हो गया। पोल से हम इसकी जितनी डिस्टेंस नाप लेंगे वो प्लस टाइप हो गया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, प्लस का हो गया। ये ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं ए बी। यहां से ये आपकी किरण आएगी, जहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट दूसरी रे कहां से लेके जाएंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। तो ये क्या होगी बच्चों? जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं अगर, तो इसकी पोल से लेके चलते हैं। कहां से लेके जाएंगे? पोल से। जैसे ही पोल से लेके चलते हैं तो ये अपनी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। अब ये जो रे है और ये रे है, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जब कट नहीं करते तो इमेज कैसे बनेगा? जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई है वहीं से डॉट 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 आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई है वहां से डॉट 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 आगे कट करेंगे। जहां ये कट करेगी ये फोकस को कट करेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जहां ये कट कर जाएंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। इमेज की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस का v से। क्यों? क्योंकि हम पोल से जो डिस्टेंस आगे नाप रहे हैं। इसकी आकार कैसा बनेगा? सीधा। जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तब तब प्रतिबिंब आभासी बनेगा और इसकी आवर्तन क्षमता प्लस में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा जो उसकी मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है इमेज के आकार पर। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर बन रहा है तो प्लस में, अगर ठीक है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है? प्लस में होती है। जब जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब तक इसकी इमेज आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से वस्तु से यहाँ पे किरण आपतित किरण होगी। अब हमने जैसा कि बता चुके हैं आप लोगों को कि
जो भी प्रकाश किरण इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्ट होकर किसको कट करेगी, फोकस को कट करती है बच्चों। ठीक, तो ये हम मान लेते हैं फोकस को कट करेगी। दूसरी रे आप कहाँ से लेके जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होकर के लेके जाते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं कट करेंगी। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्या नहीं कट कर रही हैं? तो जब नहीं कट कर रही हैं तो हम लोग के लिए थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअली बनता है। कैसा? जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई बच्चों, जो आपतित किरण यहाँ से जहां से रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ से, उसी लाइन को हम आगे की ओर डॉट 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 बढ़ाएंगे। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को भी हम आगे की ओर इसे डॉट 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 बढ़ाएंगे। जहां ये दोनों मिल जाएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा बच्चों। आभासी का मतलब होता है, सबसे सीधी बात होती है कि जब जब प्रतिबिंब हमारा प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर बना वस्तु के सामने बनता है तब आभासी। ये हम अपने मन से डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो उसके द्वारा एक विजुअलाइज यानी अपने मन से मान लेते हैं कि ये इमेज ऐसा बनेगा। तो पोल है, इस पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग बच्चों v से नापते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस एक्सेस है इसीलिए प्लस का v। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे नाप रहे हैं? माइनस का ई, क्योंकि पीछे है। फोकस डिस्टेंस को किससे नापेंगे? माइनस एफ से नापेंगे। और हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो माइनस आर। तो तीन डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है कॉन्केव मिरर में। कौन कौन सी? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीन डिस्टेंस हमेशा कॉन्केव मिरर में हमेशा निगेटिव होंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये देखिए गोला इस तरफ घूमा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया उसी का आधा फोकस पॉइंट होता है। जब फोकस पॉइंट पता चल गया तो ऑब्जेक्ट में हम इन्हीं के बीचों बीच ही रखते हैं, तो 3 पॉइंट फिक्स हो गया। अब इसके द्वारा जो इमेज होता है, हम इमेज फाइंड करना चाहेंगे कि कैसा बनता है। अगर आभासी इमेज है तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? उसकी मैग्निफिकेशन प्लस में होती है। देखिए कैसे, कि हमने आप लोग को बताया मैग्निफिकेशन का जो मेन रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर है इसलिए प्लस का आई, और ये ऑब्जेक्ट है ये प्लस का हो। पता क्या चल गया? आई अपॉन ओ हो गया। ठीक बच्चों, अब एक दूसरी चीज ये है कि हम लोग यहां से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग किस में नापेंगे? इमेज की डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, आगे नापा प्लस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एम बराबर हमें क्या पता चल गया? माइनस का वी अपॉन यू। तो यहाँ एम की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो एम बराबर हो जाता है आई अपॉन ओ माइनस का वी अपॉन यू। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम आपको नोट बता दे रहे हैं कि सवाल को कॉन्केव मिरर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो फोकस डिस्टेंस होती है ये परमानेंट है, कभी नहीं बदला, 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। अगर किसी भी सवाल में 2 गुना, 3 गुना, आधा, ढाई जो भी लिखा है वही हमारी होती है मैग्निफिकेशन होती है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस का वी अपॉन यू होता है। तो ये कभी नहीं बदलेगा। अगर दर्पण है, मिरर है तो एम बराबर माइनस का वी अपॉन यू फिक्स होता है, बदलता नहीं है। और ये फोकस डिस्टेंस अगर आपको इतना आ गया है तो इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सेंड करेंगे। अब लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों और उत्तल दर्पण की बात हो रही है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, यानी कहने का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल लाइन होगी जो पोल, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका हम आधा करेंगे फोकस पॉइंट हो गया। पोल से हम इसकी जितनी डिस्टेंस नापेंगे वो प्लस टाइप हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा प्लस का हो गया। ये ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं ए बी, यहां से ये आपकी किरण आएगी जहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट दूसरी रे कहां से लेके जाएंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। तो ये क्या होगी बच्चों? जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं अगर, तो इसकी पोल से लेके चलते हैं। कहां से लेके जाएंगे? पोल से। जैसे ही पोल से लेके चलते हैं तो ये अपनी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। अब ये जो रे है और ये रे है ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जब कट नहीं करते तो इमेज कैसे बनेगा? तो जहां से रिफ्लेक्ट हुई है वहीं से डॉट 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 आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब जहां से ये रिफ्लेक्ट हुई है वहां से डॉट 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 आगे कट करेंगे। जहां ये कट करेगी वो फोकस को कट करेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जहां ये कट कर जाएंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है।
इमेज की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस का v से। क्यों? क्योंकि हम आपको से डिस्टेंस आगे नाप रहे हैं। इसकी आकार कैसा बनेगा? सीधा। जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तब तक प्रतिबिंब आभासी बनेगा और इसकी आवर्तन क्षमता प्लस में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा जो उसकी मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है इमेज के आकार पर। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर बन रहा है तो प्लस में, अगर ठीक है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है? प्लस में होती है। जब जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब तक इसकी इमेज आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।